अदिति का रिश्ता राम से उसके बाप की मर्जी से ही तय हुआ था। राम और अदिति के पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे। राम इलाहाबाद में रहता था और अदिति लखनऊ में। उन्होंने एक दूसरे को पहले देखा नहीं था, लेकिन अदिति की परवरिश ऐसे की गई थी जहां पर लड़कियों की जिंदगी के फैसले उनके माँ बाप ही करते हैं। अदिति भी इस अनदेखे रिश्ते में बंध चुकी थी। राम एक सौंदर्य प्रेमी था, सुंदरता पर मरता था। इसलिए जब जगदीश जी ने उसका रिश्ता अपने दोस्त की बेटी अदिति से तय किया, तो उसे सबसे ज्यादा इस बात का ऑब्जेक्शन था कि लड़के की फोटो बिना देखे वह शादी नहीं करेगा। और राम की माँ भी चिल्लाने लगी कि ना जाने आपने मेरे बेटे का रिश्ता बिना हमें बताए और पूछे कहाँ तय कर दिया है। जगदीश जी कहने लगे कि लड़की बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई और कायदे की है। हमारे घर में आएगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। जिस तरह से राम ने उस लड़की को नहीं देखा, उसने भी तो राम को नहीं देखा था, लेकिन उसने अपने बाप के हुक्म पर सर झुकाया है। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन यहाँ तो बदतमीजी का यह हाल है कि तुमने तो बच्चों की अच्छी परवरिश ही नहीं की। बेटी 3 साल भी अपना घर नहीं बसा सकी और पति से तलाक लेकर यहीं मायके आकर बैठ गई है, और अब तुम बेटी का दिमाग खराब कर रही हो। जगदीश जी ने अपनी पत्नी को बहुत सारी बातें सुनाई थी और काफी हद तक वो बातें सच भी थी। राम और निक्कू दो ही बहन भाई थे, लेकिन निक्कू की जुबान की वजह से वह बड़ी मुश्किल से 3 साल इस ससुराल में अपने पति के साथ रही थी। दूसरे साल लड़कर मायके आ बैठी। उसे लगा शायद उसका पति उसकी मिन्नत करेगा और उसकी अलग घर की शर्त भी पूरी कर देगा, लेकिन पति ने तलाक के पेपर्स हाथ में दिए थे। बेटी भी अब 4 साल की हो गई थी। निक्कू मायके में बड़े रौब से रहती थी और भाई को उंगलियों पर नचा रही थी। घर पर उसी का हुक्म चलता था। इन्हीं दिनों अदिति के पापा अरविंद बीमार रहने लगे। 5 महीने तक वह बहुत ज्यादा बीमार रहे। काम भी छूट गया और इस बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर जगदीश जी बेटे को अपने साथ लखनऊ ले गए। अरविंद के घर में तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। पत्नी रोए जा रही थी, बेटी का भी बुरा हाल था। जी हाँ, उनकी तीसरी बेटी थी। यूं तो अरविंद ने बहुत कुछ बेटी के लिए जमा कर रखा था कि उसकी शादी पर उसे अच्छा दहेज देंगे, लेकिन इस बीमारी में सारे पैसे बीमारी पर लग गए थे। अरविंद के अंतिम संस्कार का खर्चा भी जगदीश जी ने दिया था। 2 दिन उन्होंने वहीं गुजारे। इस दौरान राम से भी कह चुके थे कि वह एक नज़र अदिति को देख ले और अपनी मर्जी बता दे। हालांकि राम की माँ उसका रिश्ता बहुत अमीर घराने में देख रही थी और राम से कह चुकी थी कि तुम्हारे बाप ने जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय किया है, वो लोग वैसे भी कंग हो चुके हैं। तुम में दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। राम भी अपनी माँ की बातों में आ चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अदिति पर पड़ी, तो वो उसकी सुंदरता को और सादगी को देखकर उस पर दिल हार बैठा था। इसलिए जब जगदीश जी ने राम को उसकी मर्जी पूछी, तो उसने कहा कि उसे अदिति पसंद है। जगदीश जी ने अदिति की माँ से बात की तो वह अपने दोस्त से किया गया वादा निभाना चाहते हैं। इसलिए सादगी से ही अदिति की शादी और विदाई वह अभी अपने साथ करवा कर ही ले जाएंगे। अदिति की माँ पहले ही पति की बीमारी पर सब कुछ खर्च कर बैठी थी। अगर उसका रिश्ता कहीं और होता तो फिर दहेज के लिए उनके पास कुछ भी न था। इसलिए अदिति की शादी राम से कर दी। शादी होते ही जगदीश जी बेटे के साथ बहू को भी लिए वापस इलाहाबाद चले गए। लेकिन जब घर पहुंचे तो जगदीश जी की पत्नी ने पति और बेटे के साथ अदिति को देखा और उसे पता चला कि जगदीश जी ने अपनी मनमानी कर ली है, तो वह उखड़ गई। कहने लगी, यह मेरी बहू नहीं बनेगी, ना ही मैं इसे स्वीकार करूंगी। आपने जबरदस्ती मेरी बेटी की शादी क्यों इस लड़की से करवाई है, जो दहेज के नाम पर एक जोड़ा भी अपने साथ नहीं लेकर आई। जगदीश जी कहने लगे, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। इस वक्त उसकी पत्नी मोहल्ले वालों की दया पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, और तुम्हें दहेज चाहिए? खबरदार, जो तुमने इस बच्ची के साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो। अदिति एक तरफ खड़ी थी।
क्योंकि राम भी घर पहुंचते ही माँ के तेवर देखकर घबरा गया था। निक्कू भी घूर घूर कर अदिति को ही देख रही थी, जो अभी कल ही बड़े अच्छे खासे अमीर घराने में भाई का रिश्ता तय करके भी आ गई थी। लेकिन अब उसे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी थी। दूसरा ढेर सारा दहेज जो लड़की को अपने साथ लाना था, इस पर भी पानी फिर चुका था। जगदीश जी ने अदिति को उसका कमरा दिखाया और कहने लगे कि बेटा तुम जाकर आराम करो, सफर से थकी हुई आई हो। जैसे ही अदिति कमरे में गई, जगदीश जी भी अपने कमरे में चले गए। पीछे से सामत राम की आ गई थी। माँ बहन दोनों उसके पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, तुम्हें क्या सूझी थी? तुम्हें कहकर भेजा था ना कि अपने बाप की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। अरे कल ही तो तुम्हारा रिश्ता तय करके आए हैं। लड़की लाखों में एक थी, इतनी सुंदर थी। यह अदिति तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऊपर से ढेर सारे दहेज लाने वाली थी। लड़के के बाप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गाड़ी भी लड़के को दहेज में देंगे। यह सारी बातें सुनकर राम का भी दिमाग खराब हो गया था। उसे अपने किए गए फैसले पर अफसोस होने लगा। उसकी माँ कहने लगी, खबरदार जो तुमने इस लड़की को सर पर चढ़ाने की कोशिश की, इसे औकात में रखना और इससे कहना कि वह हमारी किसी भी बात को ना टाले, हमारी सेवा करे। राम अपनी माँ के सामने हर बात पर सर हिलाता रहा कि जैसा वह चाहती है वैसा ही होगा। जब वह कमरे में आया तो उसे अदिति जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। एक तो वह सीधी सादी और दूसरा उसे इस बात का अफसोस था कि माँ बहन ने जो उसके लिए परी ढूंढी थी, जो कि ढेर सारा दहेज भी ला रही थी, अदिति की वजह से यह मौका उसके हाथ से निकल गया था। कमरे में दरवाजा बंद करके कहने लगा कि देखो, तुमसे शादी करने में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। वह तो मेरे पापा ने तरस खाकर तुमसे मेरी शादी कर दी, वरना मेरे लिए तो मेरी माँ ने बहुत ही अमीर और सुंदर लड़की ढूंढ रखी थी। लेकिन पापा की वजह से सब कुछ रह गया। मेरी बात सुनो, मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी माँ और मेरी बहन है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसानी से गुजर सके तो उनकी किसी भी बात पर भी इनकार मत करना, वरना मुझसे यह उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर मैंने माँ के मुंह से तुम्हारी कोई भी शिकायत सुनी तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ कर रख दूंगा। अदिति पहले ही बाप के सदमे में थी और इस पर राम की बातों ने उसे दहला कर रख दिया था। अदिति कहने लगी कि आपके घर वालों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अगले दिन ही सास ने अदिति को किचन का रास्ता दिखा दिया था। कहने लगी कि सारा काम आज से तुम ही करोगी। अदिति को काम की आदत थी। उसने बहुत जल्दी पूरा घर संभाल लिया था। हाथ में स्वाद भी बहुत था। जगदीश जी उसके खाने की बहुत तारीफ करते थे। यूं तो राम को भी उसके हाथ की बनाई हुई हर चीज बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन टेबल पर बैठते ही, खाने का निवाला मुंह में लेते ही निक्कू का मुंह बन जाता। कहने लगी, उफ, कितनी तेज मिर्ची डाली है। निवाला तो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा। यह सुनना था कि राम गुस्से से अदिति की तरफ देखने लगा और कहने लगा, खाना ठीक से क्यों नहीं बनाती? निक्कू तो ऐसा ड्रामा करती जैसे कि खाने में न जाने कितनी तेज मिर्ची है। बुरी तरह से खांसने लगती। कहती मिर्च इतनी तेज थी कि गले में लग गई। माँ भी उसी का साथ देने के लिए उसकी पीठ सहलाने लगती। फिर कहती, देख रहे हो तुम अपनी पत्नी को, तुम्हारी पत्नी जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही है ताकि हम लोग बीमार हो जाएं और मर जाएं और पूरा घर यह संभाल कर बैठ जाए। ऐसी बातें सुनकर राम का दिमाग खराब होने लगता था। वह उस पर चीखने चिल्लाने लगता। अदिति रोने लगती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहरहाल अदिति की जिंदगी मुश्किल होने लगी थी और वह जितना भी काम अच्छे से अच्छे तरीके से करती, उसकी सास और उसके काम में बस कमी ही निकालती थी। और उनकी नातिन बहुत ही शरारती थी। जैसे अदिति झाड़ू पोंछा करती, वह अपने गंदे चप्पल लेकर फर्श पर चलने लगती। फिर से फर्श मिट्टी से भर जाता। वो अगर उसे डांटती तो निक्कू आकर चिल्लाने लगती कि तुम होती कौन हो मेरी बेटी को कुछ भी कहने वाली? तो वो कहती कि दीदी, यह गीले फर्श पर चल रही है, आप देख लें पूरे फर्श का क्या हाल किया है इसने। बजाय अपनी बेटी को समझाने के वह अदिति पर चिल्लाने लगती।
कहने लगती, कोई अमीर घर से नहीं आई हो तुम, जो इतने इतने नखरे दिखा रही हो। यह घर तुम्हारे बाप ने दहेज में भी नहीं दिया। तुम्हें यहाँ रहना है तो तमीज से रहो। यह कहते हुए उसने पोंछे का सारा गंदा पानी दोबारा जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी, लो लगाओ पोंछा। अदिति इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर रह गई थी। राम से भी कुछ नहीं कह सकती थी। अगर कभी कहती तो वह उसी पर उल्टा चिल्लाने लगता कि तुम मुझे मेरी माँ और बहन के खिलाफ भड़काना चाहती हो। खबरदार, जो तुमने मुझसे मेरी माँ और मेरी बहन के बारे में कोई भी गलत बात कही तो। आधी आधी रात निक्कू और उसकी माँ राम को अपने कमरे में लेकर बैठी रहती। अदिति के लिए उसके अंदर जहर भरती रहती। इन्हीं दिनों अदिति की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। राम उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी और डॉक्टर ने सख्ती से राम से कहा था कि इनसे ज़्यादा काम ना करवाया जाए और दूसरा यह कि इन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाए। शादी को 1 महीना ही बीता था कि भगवान ने खुशखबरी सुना दी। लेकिन ये खुशखबरी राम की माँ बहन पर बड़ी बुरी गुजरी थी। लेकिन राम खुश था। आदित्य का ख्याल भी रखने लगा था। अपनी माँ से कहने लगा कि घर के लिए कोई नौकरानी रख ले, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि अदिति से ज्यादा काम ना करवाए। यह सब देखकर निक्कू और उसकी माँ तो परेशान हो गई थी। इन्हीं दिनों निक्कू की कॉलेज की सहेली उससे मिलने आ गई। काफी अमीर औरत थी। जब आई तो ढेर सारे गिफ्ट्स निक्कू और उसकी बेटी के लिए लाई थी। फिर वह कहने लगी कि उसे अपनी ननंद के लिए एक बहुत ही अच्छे रिश्ते की तलाश है। जिस घर में निक्कू की दोस्त की शादी हुई थी वह बहुत अमीर लोग थे और निक्कू अपने सहेली के सामने अदिति की बुराई करने लगी कि मेरी भाभी अच्छे चरित्र की लड़की नहीं है। कहने लगी कि अभी मेरे भाई की शादी को महीना भी नहीं गुजरा, लेकिन मेरी भाभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर निक्कू की सहेली मुंह पर हाथ रखने लगी। निक्कू कहने लगी, मेरे बाप ने जबरदस्ती चरित्रहीन लड़की को हमारे भाई के पल्ले बांध दिया है। मेरे बाप कुछ नहीं सुनता। मैंने तो सुन रखा है कि इस लड़की ने न जाने कितने लोगों से दोस्ती यारी पाल रखी है, न जाने किन किन से मुंह काला किया है और अपनी नाजायज औलाद को मेरे भाई का नाम दे रही है। उसकी सहेली को निक्कू से हमदर्दी होने लगी। निक्कू कहने लगी, यह कोई भी काम नहीं करती। बस कोई मेहमान आ जाए तो उनके सामने अच्छा बनने के लिए उन्हें चाय पानी पूछ लेती है। निक्कू की बेचारगी को देखकर उसकी सहेली उसकी सब बात को सच समझने लगी। निक्कू कहने लगी कि अगर तुम अपनी ननंद से मेरे भाई की शादी करवा दो तो हम इसे तलाक दिलवाकर घर से निकलवा देंगे, लेकिन इस शादी का मेरे बाप को पता नहीं होना चाहिए, वरना वह यह शादी होने नहीं देंगे। उसकी सहेली कहने लगी कि मैं पहले अपने घर पर बात कर लूं। अगर वह लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए तो फिर हम यह रिश्ता तुम्हारे पापा को बिना बताए कर लेंगे। निक्कू तो खुश हो गई थी। दौलत की लालच की पट्टी उसकी आंखों पर बंध चुकी थी। वह जानती थी कि जब उसकी सहेली अपने ससुराल में इतने राज कर रही है तो उसके बाप भाई अपनी लड़की को दहेज में क्या कुछ नहीं देंगे। कुछ दिन बाद ही निक्कू की सहेली ने निक्कू और उसकी माँ को अपने घर बुला लिया। घर था या कोई बंगला था, इतना खूबसूरत और बड़ा बंगला देखकर दोनों माँ बेटी के होश उड़े थे। लेकिन जब अपनी दोस्त की ननंद को देखा तो दिल बुझ कर रह गया था। सांवली सनोली रंगत की थी और बहुत मोटी। उन्हें राम से रिश्ता करने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और वह यह भी कह रहे थे कि वह बहुत दहेज देंगे। निक्कू की तो राल टपकने लगी थी। दहेज का नाम सुनते ही उसने झट से हाँ कर दी। इसके बाद राम से कहने लगी कि बड़ी मुश्किल से हमने तुम्हारा एक घर में रिश्ता तय किया है। यह सुनकर वह कहने लगा कि दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अदिति मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। निक्कू कहने लगी, ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। हमने वहां पर झूठ बोल दिया है और अब बस तुम किसी भी तरह अपनी पत्नी को दूसरी शादी पर तैयार कर लो, बाकी हम सब देख लेंगे। राम को अपना व्यवहार अदिति के साथ कुछ बदलना पड़ा था। अब उसे अच्छी अच्छी बातें करता, उस पर हाथ भी नहीं उठाता और अपना व्यवहार उसके साथ अच्छा रखने लगा।
कि जब शादी की परमिशन मांगे तो अदिति उसे शादी की अनुमति खुशी खुशी दे दे, क्योंकि वह जानता था कि अगर अदिति ने जगदीश जी से उन लोगों की शिकायत की तो वह इन तीनों को नहीं छोड़ेगा। और जगदीश जी से तो तीनों ही डरते थे, लेकिन जो कुछ करना था जगदीश जी को जानकारी में लाए बगैर ही करना था। दूसरी तरफ निकू और उसकी माँ ने भी अपना व्यवहार अदिति के साथ अच्छा कर लिया। अदिति से उसकी सास कहने लगी, तुम पहले से बहुत कमजोर होती जा रही हो, अपना ख्याल नहीं रखती। यह कहकर दूध का गिलास उसने अदिति को पकड़ा दिया। कहने लगी कि रात को रोजाना 1 गिलास दूध पिया करो ताकि अंदर बच्चा भी तंदुरुस्त हो। अदिति को पहले तो यह बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर उसकी सास को हुआ क्या है, वह इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। लेकिन फिर यह सोचने लगी कि अगर इसी तरह सबका व्यवहार मुझसे अच्छा हो रहा है तो क्या हर्ज है। शायद अब मैं इनके वंश को जन्म देने वाली हूँ, इसलिए इन लोगों का व्यवहार मेरे साथ बदल गया है। लेकिन वजह तो कोई और ही थी। कुछ दिन बाद ही निकू की बेटी का बर्थडे आने वाला था और उसकी बेटी जिद कर रही थी कि वह नया सूट ही पहनेगी। अदिति को सिलाई बहुत अच्छी आती थी, इसलिए निकू ने बड़ी मोहब्बत और प्यार दिखाते हुए अदिति से कहा कि वह उसकी बेटी के 2 सूट सील दे, क्योंकि उसे बर्थडे पर वही पहनने थे। अदिति ने फौरन से हामी भर ली। घर के सारे काम निपटाने के बाद वह रात को सिलाई मशीन रखकर बैठ गई। उसके सास ने सोच लिया था कि आज इस लड़की का काम तमाम कर दिया जाए, ऐसे तो यह पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए अभी से कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। फिर इन्हें यह डर भी था कि अगर अदिति को बेटा पैदा हो गया तो फिर उनका अपना बेटा राम उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। इसलिए दूध के अंदर चूहे मारने वाली दवाई डालकर दूध का गिलास उसने अदिति को पकड़ा दिया। कहने लगी, मैंने इसके अंदर बादाम और काजू भी डाला है, इसलिए दूध को पी जरूर लेना ताकि तुम्हें कमजोरी ना हो। अदिति उस वक्त नीकू की बेटी का सूट सील रही थी। उसने सोचा कि पहले वो नीकू की बेटी का सूट सील ले, फिर दूध पीकर सो जाएगी। नीकू की बेटी को जब यह पता चला कि उसकी मामी उसके बर्थडे के लिए नया जोड़ा सील रही है तो वह उठकर अपनी मामी के कमरे में आ गई। नीकू और उसकी माँ सो चुकी थी। जब वो कमरे में आई तो अदिति कमरे में मौजूद न थी, बल्कि वॉशरूम में थी। सामने दूध का गिलास देखकर फौरन नीकू की बेटी ने दूध का गिलास पकड़ा और उसे पी गई, क्योंकि रात को उसकी माँ उसे दूध देना भूल गई थी। जब अदिति कमरे में आई तो खाली दूध का गिलास देखा तो वह कहने लगी, वो मामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने आपका दूध पी लिया। तो वह कहने लगी, कोई बात नहीं। फिर वह खुशी से कहने लगी, क्या आप मेरे बर्थडे के लिए मेरा नया सूट सील रही हैं? वह कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हारा बहुत खूबसूरत सूट सील रही हूँ, तुम बर्थडे पर पहनकर प्रिंसेस लगोगी। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हुई। कहने लगी, आप तो बहुत अच्छी हैं, पता नहीं मेरी मम्मा आपको क्यों बुरा भला कहती रहती है। अदिति कहने लगी, वह भी ठीक हो जाएंगे। सबका व्यवहार अदिति के साथ बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए वह चाहती थी कि सब कुछ ठीक ही रहे। वह बच्ची वापस अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ के पास लेट गई, लेकिन उसकी तबीयत आधे घंटे के बाद ही बिगड़ने लगी। वह पेट पकड़कर रोने लगी। नीकू और उसकी माँ की आंख खुल गई। नीकू अपनी बेटी से पूछने लगी कि आखिर उसने क्या उल्टा सीधा खाया है। तो वह कहने लगी, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो मामी के कमरे में रखा दूध पिया था, क्योंकि रात को आपने मुझे दूध का गिलास नहीं दिया था। यह सुनते ही नीकू के होश उड़ गए। उसी समय राम घर वापस आया। बच्चे की हालत बिगड़ी हुई देखी तो कारण पूछने लगा। नीकू और उसकी माँ कहने लगी, अभी इन बातों का समय नहीं है, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। वह बच्ची कहने लगी कि मामा, मैंने तो बस मामी के कमरे में रखा दूध पिया था, इसके बाद से मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। उसे भागकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो बच्ची मर चुकी थी। बच्ची को मरा हुआ देखकर निक्कू दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी कि जो गड्ढा मैंने अदिति के लिए खोदा था
मेरी बेटी उसी में जाकर गिर गई। मैंने उसे जहर वाला दूध देना चाहा था और वही दूध मेरी बेटी ने पी लिया। यह सुनकर राम को अपनी माँ और बहन पर और भी गुस्सा आने लगा। जैसे ही वह घर पहुंचे तो जगदीश जी आंगन में ही खड़े थे। मरी हुई बच्ची को देखकर परेशान हो गए। वजह पूछी तो दोनों माँ बेटी कुछ नहीं बोली, लेकिन राम ने सारी सच्चाई अपने बाप को बता दी कि इन्होंने ही मेरी पत्नी को जहर देने के लिए जहर वाला दूध कमरे में रखा था, जो कि गलती से दीदी की बेटी ने पी लिया और वह मर गई। शोर की आवाज़ सुनकर जब अदिति बाहर निकली तो मरी हुई निक्कू की बेटी को देखकर बहुत परेशान हुई, रोने भी लगी थी। सच्चाई जानकर उसे इस बात का दुख हुआ था कि जो गड्ढा निक्कू ने अदिति के लिए खोदा था, उसकी खुद की बेगुनाह मासूम बच्ची उसमें गिर चुकी थी। निक्कू मरी हुई बेटी को देखकर पागल हो गई थी, हर समय रोती रहती थी। निक्कू के सहेली को भी सारा सच पता चल गया था। उसने भी अपनी ननद का रिश्ता तोड़ दिया। कुछ समय बाद अदिति ने बहुत प्यारी बेटी को जन्म दिया था, लेकिन जब निक्कू उस बच्चे को पकड़ने लगी तो राम ने फौरन उसे पीछे कर दिया। कहने लगा कि तुमने मेरे बेटे को मारना चाहा था, भगवान ने तुम्हारी बेटी तुमसे छीन ली है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम मेरे बेटे को मार डालोगी, इसलिए कभी भी मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। साथ ही राम ने अपने बाप से कहा कि वह उसे अलग घर में शिफ्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसके बेटे की जान को खतरा है। यह दोनों माँ बेटी या तो मेरी पत्नी को मार डालेंगे या मेरे बेटे को। जगदीश जी को भी यही ठीक लगा। उन्होंने अपने बेटे को अलग घर ले दिया, जिसमें दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या निक्कू को उसके कर्मों की सही सजा मिली? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।